ये सेकेंड पार्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एमसीक्यूज़ का। इसमें हम लोग एमसीक्यूज़ कवर करेंगे और ये नेट जीआरएफ के लिए हेल्पफुल होगा और स्टेट पीसीएस के लिए और अदर जो भी एग्ज़ाम होते हैं जहाँ भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं उन लोग के लिए हेल्पफुल होगा। आपको इस वीडियो में ये करना है कि हर क्वेश्चन के बाद वीडियो को पॉज करना और अपने करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने ऑप्शंस करेक्ट हुए और आपने कितने अटेम्प्ट क्वेश्चंस को किए। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑल इंडिया सर्विस? इनमें से कौन सा ऑल इंडिया सर्विस नहीं है? ऑप्शन ए इंडियन फॉरेन सर्विस, ऑप्शन बी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ऑप्शन सी इंडियन पुलिस सर्विस और ऑप्शन डी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो इनमें से सिर्फ ऑप्शन ए यानी इंडियन फॉरेन सर्विस ही ऐसा है जो ऑल इंडिया सर्विस नहीं है। बाकी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, पुलिस सर्विस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ये तीनों ही ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। तो इन लोग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी आईपीएस और आईएएस को 1947 से ही ये दोनों ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, पर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को 1963 में ऑल इंडिया सर्विस में इंक्लूड किया गया। और जहाँ तक फॉरेन सर्विस की बात आती है तो ये सेंट्रल सर्विस होती है, ना कि ऑल इंडिया सर्विस। अभी ऑल इंडिया सर्विस सिर्फ तीन ही है, आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। Which of the following reports deals with the relations between specialists and generalists? इनमें से कौन सा रिपोर्ट डील करता है स्पेशलिस्ट और जनरलिस्ट के बीच में? ऑप्शन ए हेल्डन कमेटी रिपोर्ट, ऑप्शन बी सरकारी कमीशन रिपोर्ट, ऑप्शन सी फुलटन कमेटी रिपोर्ट और ऑप्शन डी कोठारी कमेटी रिपोर्ट। सॉरी यहाँ कमेटी होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फुलटन कमेटी रिपोर्ट। इनमें से फुलटन कमेटी रिपोर्ट है जो जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट के बीच में रिलेशन को एक्सप्लेन करता है या डील करता है उनसे। तो अब जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट क्या होता है देख लेते हैं। जनरलिस्ट होता है जो स्पेशलाइज्ड बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, जैसे आपका आईएएस पोस्ट हो गया, आईपीएस पोस्ट हो गया, रेवेन्यू सर्विस वाले हो गए, ये सब जनरलिस्ट पोस्ट्स हैं। और स्पेशलिस्ट में वो आते हैं जो कुछ स्पेशल नॉलेज को पोजेस करते हैं, स्पेशल नॉलेज और स्किल को। एग्जाम्पल डॉक्टर्स के पास स्पेशल स्किल होते हैं, इंजीनियर्स हो गए, स्टैटिशियंस हो गए, और इनमें से इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, ये सब आ गए स्पेशलिस्ट्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन नंबर 13, द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट इज अपॉइंटेड बाय। जो चेयरमैन होते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पार्लियामेंट के, उन्हें कौन अपॉइंट करता है? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी स्पीकर ऑफ लोकसभा और ऑप्शन डी लीडर ऑफ अपोजिशन। तो जो चेयरमैन होते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पार्लियामेंट के, उसे अपॉइंट करते हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा। इनमें से तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसे पहली बार 1921 में इंडिया में सेटअप किया गया था और इनका काम होता है कि ऑडिट करते हैं कैग की रिपोर्ट को। और इसमें पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 मेंबर्स होते हैं, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है? जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1914, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1912, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1947, इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1961। ऑप्शन ए एंड बी ओनली, ऑप्शन बी सी एंड डी ओनली, ऑप्शन सी ऑल ऑफ द अबव एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी सी एंड डी ओनली। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर जो है ये बुक है, इसे 1947 में पब्लिश किया गया था। इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी एक बुक है जिसे 1961 में पब्लिश किया गया था। तो अब देख लेते हैं थोड़ा इन सब बुक्स के बारे में। तो जो जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है इसे फ्यूल के द्वारा लिखा गया था और 1916 में पब्लिश किया गया था। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को 1911 में पब्लिश किया गया था, ये टेलर द्वारा लिखा गया। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर को 1947 में पब्लिश किया गया, ये साइमन के द्वारा लिखा गया। और इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को 1961 में पब्लिश किया गया, ये रिक्स के द्वारा लिखा गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द यूपीएससी। किस आर्टिकल के अंडर एस्टैब्लिश किया गया? ऑप्शन ए आर्टिकल 315, ऑप्शन बी आर्टिकल 320, ऑप्शन सी आर्टिकल 324 और ऑप्शन डी आर्टिकल 335। तो यूपीएससी को आर्टिकल 315 के अंडर इस्टेब्लिश किया गया और आर्टिकल 315 डील करता है पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड एज वेल एज स्टेट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज एंटी थ्योरेटिक, एंटी पॉजिटिविस्ट एंड एंटी हिरार्कियल? इनमें से किसी एंटी थ्योरेटिक, एंटी पॉजिटिविस्ट और एंटी हिरार्कियल कहा गया? ऑप्शन ए डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, ऑप्शन सी कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन और ऑप्शन डी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एंटी थ्योरेटिक, एंटी पॉजिटिविस्ट और एंटी हिरार्किकल कहा गया है। ये मेनली एंटी गोल्स है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, जिसे रॉबर्ट टी गोलेम्पिवस्की ने दिया था। So next question is here, which of the following union ministries or office or commission in India publishes the economic survey? इनमें से कौन सा इकोनॉमिक सर्वे को पब्लिश करता है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ऑप्शन सी नीति आयोग और ऑप्शन डी कैबिनेट सेक्रेटरीट। तो इकोनॉमिक सर्वे को पब्लिश करता है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस ऑफ इंडिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, द हॉलमार्क ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑप्शन ए कम्युनिटी सर्विस, ऑप्शन बी एडमिनिस्ट्रेशन बाय गवर्नमेंट, ऑप्शन सी पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑप्शन डी कंसिस्टेंसी ऑफ ट्रीटमेंट। तो जो हॉलमार्क है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा जरूरी होती है इन चार ऑप्शन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, हु ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिसाइज्ड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? इनमें से किसने क्या है यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को क्रिटिसाइज किया था? ऑप्शन ए एल.एम. सिंघवी कमेटी, ऑप्शन बी पी.एच. पवार, ऑप्शन सी यू.एल. गोस्वामी, ऑप्शन डी पाई पनांदेकर। तो करेक्ट ऑप्शन इज पी.एच. पवार। उनका कहना था कि कैग को ऑडिट के रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटा देना चाहिए और उन्होंने फाइनली ये भी कहा था कि कैग को एबोलिश कर देना चाहिए क्योंकि ये इरेलीवेंट है। ऐसा इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि ये फ्रीडम से पहले ही इस्टेब्लिश किया गया था कैग को और उन्हें वो इरेलीवेंट लगता था। हु ऑफ द फॉलोइंग मूटेड द मुनिबुर्ग कॉन्फ्रेंस ऑफ 1968? 1968 का जो मुनिबुर्ग कॉन्फ्रेंस हुआ था उसको किन्होंने मूट किया था? ऑप्शन ए फ्रेडरिक्स, ऑप्शन बी एल डी वाइट, ऑप्शन सी ड्वाइट वाल्डो और ऑप्शन डी फेरेल। तो करेक्ट ऑप्शन इज ड्वाइट वाल्डो। और ये जो मुनिबुर्ग कॉन्फ्रेंस है 1968 का, ये चैलेंज करता था ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को और इसकी वजह से न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का राइज हुआ था। तो गाइस आज के लिए इतना ही था। अगर आपने ये कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए और आपने कितने क्वेश्चंस मार्क किए ये ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको इस तरह के और वीडियो मिलते रहे। ये पार्ट 2 लेसन था इस सीरीज़ का, एमसीक्यू सीरीज़ का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एमसीक्यू सीरीज़ का। ऐसे और भी पार्ट आएंगे। थैंक्स लॉट एंड मस्ट वॉच नेक्स्ट वीडियो।